नमस्कार। वेलकम टू मिशन आरबीएससी। देखिए बच्चों, मैंने कल आपको निबंध के 5 टॉपिक बताए थे और मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बताए थे सारे के सारे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर आपने जो निबंध बताया है ना उसको एक बार कंप्लीटली लिख करके बता दो। तो भाई जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैं आपको लिख करके पूरा निबंध, वैसे तो मैंने उसमें भी बहुत सारी चीजें बता दी थी कि स्टार्टिंग लाइन क्या लिखनी है, प्रत्येक निबंध में पॉइंट कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना से लेकर के लास्ट उपसंहार तक और एंडिंग लाइंस क्या होनी चाहिए, पर पूरा निबंध लिख करके मैंने नहीं बताया था। तो आज सबसे पहला जो हमारा निबंध था उस 5 में वो था नारी सशक्तिकरण, और उसी महिला सशक्तिकरण टॉपिक को हम पूरा लिख करके आपको बता रहे हैं। तो आप एक बार इसको कंप्लीटली देख लो और इसके आधार पर बाकी वाले आप लिख देना, या फिर आप कहोगे तो मैं दूसरे वाले पे लिख करके बता दूंगा, पर आपको तरीका पता चल जाएगा कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ये आपने लिखा जैसे महिला सशक्तिकरण, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे उत्तर लिख देना है ना, ये ऐसे उत्तर लिखोगे, उत्तर लिख करके आप यहाँ लिखोगे हेडिंग महिला सशक्तिकरण। उसके बाद में सबसे पहले आपको पंक्तियां लिखनी है। तो ऐसे शुरुआती पंक्तियां ऐसे लिख देना। ऐसे मैंने बताया था नारी शक्ति वाली, तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद साहब की, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये प्रस्तावना नहीं है, ध्यान देना। अभी ये प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना की पंक्तियां खाली शुरुआती पंक्तियां हैं, प्रस्तावना हम इससे नीचे लिखेंगे। ये पंक्तियां लिख करके आप नीचे नाम लिख देना जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कवि का नाम लिखना जरूरी होता है, नहीं भी लिखो चलेगा पर फिर भी लिख देना, और इन पंक्तियों को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। देखो, जितना सजाओगे ना अपनी राइटिंग को, अपने निबंध को, उतना शानदार प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे। और बाकी सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वही करते हैं, और एग्जामिनर के सामने जैसे ही बाकी बच्चों के बाद जैसे ही आपकी कॉपी जाएगी तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर, और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान देना, ये शुरुआती पंक्तियां जब आपने लिख दी तो उसके बाद आपको अब नेक्स्ट जाना है नीचे, और अब आप सबसे पहले लिखेंगे भाई प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना आपको यहां पे लिखनी है। ये पहला पॉइंट रहेगा आपका प्रस्तावना का। पॉइंट 1 लगाइए और लिखिए प्रस्तावना। आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये आपको नहीं लिखना है, बस प्रस्तावना लिखा। और प्रस्तावना में क्या लिखना है, शुरुआत करो। देखो कि नारी सृष्टि की आधारशिला है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहां की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। सशक्तिकरण का अर्थ है नारी को अपने निर्णय लेने की आजादी और सामर्थ्य प्रदान करना। आज के युग में नारी केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, वह राष्ट्र निर्माण में बराबरी की हिस्सेदार है। यह हो गई आपकी प्रस्तावना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा हम इसे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, मैं कम से कम टाइम में आपको पूरा निबंध जो है वो शानदार तरीके से लिखा के दे दूंगा। भाई हमने दूसरा जो पॉइंट लिखा था ना, वो लिखा था पहले, सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिख दी, नारी क्या है, सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, उसको हमने बता दिया। और अब हम लिखेंगे प्राचीन भारत में। सबसे पहले हम थोड़ा सा भूत में जाएंगे, तो प्राचीन भारत में स्थितियों की स्थिति कैसी थी, उसके बाद फिर वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में भी स्थितियों की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे सरकार की योजना क्या क्या है। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा प्राचीन भारत में नारी की स्थिति। आप लिखेंगे वैदिक काल में नारी को पूजनीय माना जाता था। गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने समाज को दिशा दी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक और आप जो है वो पद्य की पंक्ति लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आप जहां जहां हो सके काव्य की पंक्तियां डालिए बीच बीच में भाई। आप यहां पे लिखेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मध्य काल में अनेक कुरीतियों के कारण नारी की स्थिति दयनीय हो गई। तो ये हमने भूत में गए और हमारे प्राचीन भारत की स्थिति बता दी, और दोनों पहलू बता दिए। अच्छा पहलू भी बता दिया जो वैदिक युग में था, और वहां पर जो कुछ खास महिलाओं की जो अच्छी स्थिति थी, विद्वान जो विदुषी जो महिलाएं थी, हमने गार्गी, मैत्रेयी, गोपाला, अपाला, घोषा, इन सबके नाम भी लिख दिए। और बाद में जब हम मध्य काल में आए तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि ऐसी कुरीतियों पनप चुकी थी। तो वो जो दयनीय स्थिति बनी थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या होगा, अब हम वर्तमान में आएंगे, अभी क्या हो रहा है, तो अभी के साथ तुलना करेंगे, हमारा निबंध एकदम शानदार बनेगा। अगर वर्तमान परिदृश्य और चुनौतियों की हम बात करें तो आपको लिखना है
कि आधुनिक भारत में नारी ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। आप लिखेंगे आज भारत की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है, अंतरिक्ष में जा रही हैं और देश की राष्ट्रपति भी बन रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी यह है कि आज भी समाज में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां मौजूद है जिससे लड़ना आवश्यक है। भाई दोनों पहलू लिखना है। अब प्राचीन भारत के लिखो या वर्तमान की स्थिति लिखो, हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना है। जैसे प्राचीन भारत में हमने वैदिक काल की अच्छी स्थिति बताई, तो मध्यकालीन भारत बाद में जो हम आए मध्य भारत में, तो वहां पे थोड़ी सी स्थिति खराब थी, वो भी दिखा दी। आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो एक तरफ इसका जो सकारात्मक पक्ष है कि महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे जा रही है, वैज्ञानिक बन रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, शासन व्यवस्था संभाल रही है। लेकिन दूसरी स्थिति और भी है कि रोज हम अखबारों में इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं कि दहेज के कारण हत्या हुई या ऐसा हुआ, जो भी स्थिति है। तो दोनों पक्ष हमने आधुनिक भारत में भी लिख दिए। अब भाई और क्या है, और वर्तमान में सरकार की जो योजना है, उन सरकारी प्रयासों और सरकार की योजनाओं के बारे में हम बताएंगे। क्या बताएंगे कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सामाजिक सोच को बदला है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आप चाहो तो इसमें यह भी लिख सकते हो कि हमारे राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं को अब सरकारी भर्तियों में जो है 50% आरक्षण किया है और भी इसे बढ़ाने का सरकार जो है विचार कर रही है। इतना लिखने के बाद में फिर लास्ट हमारा पॉइंट आता है, वो आता है उपसंहार। आप लिखेंगे अंत में उपसंहार। इंग्लिश वाला शब्द नहीं भी लिखो तो चलेगा, आपको नहीं लिखना है, हिंदी में लिख देना। निष्कर्षतः नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि समय की मांग है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें थोड़ा सा यहाँ सकारात्मक रहते हुए हमें सुझाव देना है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। ऐसे चाहिए वाली स्थिति अब यहाँ उपसंहार में हमें लिखनी है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि नारी अबला नहीं सबला है। वो कहते हैं नारी जीवन, नारी अबला नहीं है बल्कि क्या है भाई, सबला है। और आगे आपको लिखना है कि जब एक नारी शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। हमें उन्हें समान अवसर और सम्मान देना होगा। इस तरीके से हमें लिख करके भाई अब हमारी जो अंतिम पंक्तियां होगी, निष्कर्ष जो पंक्तियां होगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है लास्ट में कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये अंतिम हमारी पंक्तियां रहेगी। और इस तरीके से अगर आप निबंध लिखते हो तो अब आप खुद बता दो, खुद आप जो है अपना मूल्यांकन कर दो कि अगर ये निबंध आप लिख देते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बल्कि इसका प्रभाव दूसरे प्रश्नों में भी पड़ेगा। जहां आपका थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो रहा है ना, वहां भी एग्जामिनर सोचेगा यार बच्चे ने इतना शानदार निबंध लिखा है तो मुझे उसको 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कहीं जो आपका नंबर कटने की गुंजाइश थी वो भी समाप्त हो जाएगी और वहां पर भी आपको इसका जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको निबंध लिखना है बच्चों। भाई देखो, अगर आपको लगा है कि वास्तव में अच्छा निबंध है और इसी तरीके से आप और भी बाकी जो टॉपिक मैंने 5 टॉपिक बताए उस पर आप निबंध लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा निबंध लिख के दूं, तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना कि सर हमें बाकी निबंध भी लिख के दे दो, तो मैं बिल्कुल आपको लिख के दे दूंगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।